प्रागैतिक इतिहास। इस काल में भाषा का विकास नहीं हुआ था। इस समय जो भी स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। इस काल का कोई भी लिखित में स्रोत नहीं है। इसको 3 कालों में बांटा गया है: पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी अवधियां अलग अलग है, वो हम भी पढ़ेंगे इससे आगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूर्वपाषाण काल। 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर नालागढ़ के ओलाफ प्रोफर को पत्थरों से बने औजार मिले, जिसमें खुरपे आदि। और 1955 में बीबी लाल ने गुलेर देहरा कांगड़ा से 72 पत्थरों के उपकरण के नमूने प्राप्त। पूर्व पाषाण काल की अवधि है 30 लाख से 10,000 BC। इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यपाषाण काल स्रोत की जो अवधि है वो 10,000 से 4,000। नवपाषाण काल ये है 7,000 से 1,000। लेकिन इसमें बीच में कई पुस्तकों में जो क्या है वो 4,000 भी ओब्लिक है ये। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बनता तो 7,000 को ही टिक करेंगे। आगे ऐतिहासिक जो है, इस काल में लिपि तो थी लेकिन उस भाषा को अभी तक जो है हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता होगी, इन भाषाओं को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इससे हमें हिमाचल के निवासियों के बारे में पता चलता है। इसमें कोल जाति, किरात, नाग और खश प्रकार की जातियां शामिल थीं। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे, जिन्होंने नवपाषाण यूनिक संस्कृति की नींव डाली थी। वर्तमान में कोली, चनाल, बाड़ी आदि लोग कोल जाति में से ही है। इसके बाद है किरात कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति है। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शीशण देव यानी लिंग देव की पूजा करने वाला कहा है। महाभारत में किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। इसके बाद है नाग। इस जाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवक्तर शिव मंदिर में नागों की 10 फुट की उनकी मूर्तियां हैं। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की लोपी नामक कन्या से गंधर्व विवाह किया था। वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू में की जाती है। तक्ष नाग ने हिमालय में नाग की राज्य की स्थापना की थी। इसमें भी ये 10 फुट की मूर्तियां कहाँ पाई जाती है? मंडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में आया हुआ है। खस आर्यों की तीसरी शाखा मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए हिमालय में फैल गई थी। इस जाति को खस कहते हैं। राजा दिवोदास जाति के प्रथम राजा थे, जिन्होंने कोल समाज के राजा सांभर के साथ 40 वर्षों तक युद्ध लड़ा और उसके बाद उद्बर्ज नामक स्थान पर सांभर का वध किया। इसमें 40 वर्षों तक और किस स्थान पर वध किया ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल, दशरथ काल। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध आर्य तथा अनार्य राज्यों के बीच में हुआ, जिससे दशराग युद्ध कहा जाता है। सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य राजाओं ने सेना का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया। यह युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 10 राजाओं के साथ किस राजा ने युद्ध किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दशराग युद्ध किसे कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वैदिक ऋषि। मंडी को मांड्या ऋषि से, बिलासपुर को व्यास ऋषि से, निर्मन को परशुराम से, मनाली को मून ऋषि से तथा कुल्लू घाटी में मणिकरण के पास स्थित विशेष कुंड गर्म पानी के चश्मे को वैदिक ऋषि विशिष्ट से जोड़ा जाता है। और जमदगिन ऋषि को जामुल देवता के रूप में मलाना गांव में पूजा जाता है। जमदगिन ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका था। जमदगिन ऋषि महर्षि के पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास स्थित है। ऋषि परशुराम ने स्थानीय राजाओं जातियों का संग बनाकर सहस्त्र अर्जुन पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। ये जो है ये सिरमौर में है। रेणुका जी जो है वो सिरमौर में है। महाभारत में पांडवों ने अज्ञातवास का समय हिमाचल की ऊपरी पहाड़ियों में व्यतीत किया था। भीमसेन ने वनवास काल में कुल्लू की देवी हिडिंबा से विवाह किया था।
त्रिगत के राजा सुशर्मा महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। महाभारत में 4 जनपदों त्रिगत, औदंबर, कुलिंद और कुल्लत का विवरण मिलता है। इसमें औदंबर, महाभारत के अनुसार औदंबर विश्वामित्र के वंशज थे जो कौशिक गोत्र से संबंधित थे। इनके सिक्के कांगड़ा, पठानकोट, ज्वालामुखी, गुरदासपुर और होशियारपुर के क्षेत्र में मिले हैं। यह लोग शिव की पूजा करते थे और भारी और खरोष्टी लिपि में सिक्कों पर महाद्वेषा शब्द मिला है। आज और इस पर त्रिशूल का चित्र भी खुदा हुआ है। इसमें भी ये कि त्रिशूल का चित्र किन सिक्कों पर है, औदंबर के सिक्कों पर किसका चित्र है, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिगत, सुशर्मा त्रिगत का 231वां राजा था। सुशर्मचंद्र ने महाभारत में कौरवों की सहायता की। सुशर्मचंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया और नगरकोट को अपनी राजधानी बनाया। त्रिगत का उल्लेख पाणी में, कलहन की रग्नि और विष्णु पुराण में भी हुआ है। कुल्लत, यह राज्य व्यास नदी के ऊपर का इलाका था जिसका विवरण रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, मुद्राराक्ष और मत्स्य पुराण में मिलता है। इसकी प्राचीन राजधानी नगर थी। कुल्लत रियासत की स्थापना प्रयाग से आए विहंगमणि पाल ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने स्थापना की थी। कुलिंद, महाभारत के अनुसार कुलिंद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। कुलिंद रियासत व्यास, सतलुज और यमुना के बीच की भूमि है जिसके बीच में सिरमौर, शिमला, अंबाला और सहारनपुर के क्षेत्र शामिल हैं। यमुना नदी का पुराना नाम कालिंदी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौर्य काल, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने 326 बीसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। व्यास नदी तक वो पहुंचा था। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। इसमें सबसे प्रमुख था उसका सेनापति जिसका नाम कुइनोस था। ये इंपॉर्टेंट है। भारत में अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपों का निर्माण करवाया था जो अब नष्ट हो चुके हैं। ये भी इसकी डेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य पहाड़ी राजा प्रवर्तक को अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में भर्ती करवाया जिसकी सहायता से उसने 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त नंद वंश का नाश कर सिंहासन पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसकी डेट, कब उसने अपना शासन स्थापित किया, चंद्रगुप्त ने नंद वंश का कब वो किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मिज्झम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध प्रचार के लिए भेजा। हैनसेन के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया जो नष्ट हो चुके हैं। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार मिज्झम के साथ 4 बुद्ध भिक्षुओं कसपोक्ता, धुनुभिसारा, सहदेव और मूलकदेव ने किया था। 242 बीसी में बौद्ध धर्म का प्रवेश हो गया था। 210 बीसी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। गुप्त काल, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में प्रवर्ती जनपदों का अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके बाद है गुप्तोत्तर काल, हुणों के आक्रमण। 521 ईस्वी में हुणों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया था। और इसके बाद आता है हर्षवर्धन एवं हैनसोंग। हर्षवर्धन ने 626 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासन के प्रमुख केंद्र रहे। उसके शासनकाल में हैनसोंग ने भारत में 629 से 644 ईस्वी तक यात्रा की जो जलंधर गया। उसके बाद वो कुल्लू, लाहौल और सिरमौर की यात्रा की। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हो गई थी। त्रिगत, ब्रह्मपुरा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन का प्रभाव का वर्णन मिलता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो जो कमियां रह गई हो, बीच में बहुत गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां बोलने में, कुछ लिखने में, उनको इग्नोर करते हुए आप अपनी पढ़ाई करें। और अगर अच्छी लगे तो लाइक और